तो जैसे मैंने बोला था कि पहला हाउस, जब हम पैदा होते हैं तो अपने को नेक्स्ट जो चीजें चाहिए होती हैं, हम बचपन में एकदम बच्चे हैं, अपने को तो कोई होश हवास है ही नहीं। क्योंकि कालपुरुष के कुंडली के एवज में देखे तो ये अपना जन्म का भाव हो गया, असेंडेंट। तो अब अगर देखा जाए तो अपने को चाहिए क्या है, अपने को बचने के लिए, अपने के बड़े होने के लिए सबसे बड़ा जो चाहिए, अपने आसपास की रक्षा कवच चाहिए। और वो कौन होता है? नेक्स्ट हाउस, अपना फैमिली, अपना ही परिवार। अब ये परिवार सेकेंड हाउस है। थोड़ा सा मजेदार चीजें समझते रहिएगा, ये शायद कोई एस्ट्रोलॉजर आप लोगों को बताएगा भी नहीं। और इस तरीके से, ऐसे तो सब जानता है कि सेकेंड हाउस स्पीच है, फैमिली है, वगैरह 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 बहुत कुछ। लेकिन क्यों है, बचपन में क्यों ये फैमिली है, और बचपन के बाद क्यों ये पैसा है? ये बचपन में पैसा नहीं होता। कब तक ये पैसा होता है वो भी जानेंगे, और कब तक ये अपना फैमिली होता है तब भी हम जानेंगे। देखिए, आप ब- थोड़ा सा बड़े हुए, माँ दूर है आपके पास, माँ फोर्थ हाउस है, आपसे दूर है तो माँ आपके बगल में ही, आपकी, आप उसी के कोख से निकले हैं। लेकिन माँ घर के काम में भी होती है। तो सबसे पहले आसपास में कौन आता है? दादा, दादी, है ना, बुआ, माने जो चाचा चाची, जो भी रिलेशंस में है, अपने बृहद फैमिली में, जो आप रोएंगे ना, कोई भी जाके आपकी गोदी में उठाएगा। दिस इज सेकेंड हाउस। माँ को आने में देर लगेगा, लेकिन फैमिली को आने में देर नहीं लगता। याद रखिएगा, यही फैमिली आपको बोलता है, बोल माँ, पढ़ाता भी है। यही फैमिली आपको बोलता है, बोल पापा, बाबा। यही फैमिली है, वो पढ़ाता भी है। इसीलिए सेकेंड हाउस पढ़ने का भी जगह होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं श्रुति। ये हमारे जो वैदिक समय में, वैदिक के समय में ये श्रुति बहुत बड़ा हाउस हुआ करता था। क्योंकि पूरे के पूरे वेद ये श्रुति के माध्यम से रट लिया जाता था, दिमाग में ढुक जाता था। इसलिए सेकेंड हाउस का महत्व उस समय इतना ज्यादा था। आज महत्व नहीं रहा, आज तो सिर्फ बैंक बैलेंस हो गया ये। आज कोई इसका कोई जगह ही नहीं है ना। अगर हम एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ऐसे मानव या सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इसका महत्व बहुत बढ़ गया। जिसके पास जितना बैंक बैलेंस है वो उतना बड़ा मानव है। वो छोड़िए, वो अलग मैटर है। सब अपना अपना समय के हिसाब से वो बताएंगे, वो भी बताएंगे सर, जब हम लोग स्टार पढ़ेंगे ना। क्योंकि केपी पढ़ेंगे, स्टार तो पढ़ना ही होगा, दशा तो पढ़ना ही होगा। जी। तो अपने को वो भी मालूम पड़ जाएगा। खैर चलिए, वो माने आज ही हम थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे। तो ये सेकेंड हाउस उस चीज का है। थर्ड हाउस देखिए, अब फैमिली कोई नहीं है, चाचा चाची कहीं बाहर गए, कुछ हुआ या कुछ भी, तो आप मान लीजिए कोई भी है, आपके जो वीर विक्रमता है, आपकी पराक्रमता है, उसके जरिए आप अपने आप को बचाते हैं ना। वो है थर्ड हाउस। वही आप आने वाले समय में, आपके अगर छोटे भाई बहन होता है तो भी तो आप अपने ताकत से अपने बच्चे को बचाते हो ना, भाई को बहन को बचाते हो ना। वो थर्ड हाउस मतलब भाई बहन का भी हो जाता है आपके। ये देखिए, यहाँ पे माँ है। वाह, एकदम मार्स मतलब माँ ही आ गया। सोचिए, फोर्थ हाउस में माँ है। माँ मतलब क्या है? अब एक वर्ड में अगर हम लोग बोलें, माँ, माँ मतलब जहां जाने के बाद दुनिया से जितना भी अशांति है
सबसे छुटकारा पा जाना, है ना, एब्सोल्यूट पीस। जी। उससे बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकता है जहां आपको चरम मानसिक शांति की अनुभव हो। वो है फोर्थ हाउस, इसलिए वो माँ का जगह है। अभी सर जस्ट ये इंट्रोड्यूसिंग हो रहा है, हम लोग इसका इन डिटेल्स पढ़ेंगे, एक एक माने डिग्री का पढ़ेंगे। आप चिंता मत करिए, अभी जस्ट आज इंट्रोड्यूस हो रहा है तो इंट्रोड्यूस को कंप्लीट करें। फिर देखिए, उसके बाद आता है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस, जैसे मैंने क्या बोला था कि फिफ्थ हाउस आत्मा का कारक अगर कालपुरुष का है तो मेरा भी है, आपका भी है, किसी और का भी है। जी। आत्मा से आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए। आपको कोई रटना नहीं पड़ेगा कि ये पेंटिंग होगा, ये जो रटा रटाया जाता है, जितने भी मतलब पढ़ाया जाता है कि इससे ये स्पोर्ट्स वगैरह वगैरह वगैरह, आपको वो रटने का दरकार नहीं है। आप आत्मा है। अब आत्मा क्या कर सकता है? आत्मा कोई भी चीज सृजन कर सकता है ना सर, जी। सृष्टि कर सकता है। सृष्टि कौन करता है सर? आत्मा ही करती है ना। आत्मा। क्योंकि ये तो आज नहीं, ये तो कृष्ण ने बोल के गया कि आत्मा कभी मरते नहीं है। यानी ये अमर अचर चीज है जो हमेशा से एक एनर्जी के रूप में ये बने रहते हैं। तो सृष्टिशील कौन हुआ? एनर्जी। तो सृष्टि के जितने भी कारण, अब सृष्टि का रंग रूप कुछ भी हो सकता है सर। सृष्टि का रंग रूप आपका स्पोर्ट्स हो सकता है। सृष्टि का रंग रूप मान लीजिए आपके पेंटिंग हो सकते हैं। सृष्टि का रंग रूप कुछ भी हो सकता है। प्रेम भी हो सकता है। प्रेम भी तो सृष्टि का एक रंग रूप है ना। जहां पे आप कोई सृजनशीलता कहीं, माने कोई चीजें आप तैयार कर रहे हैं या करने की मानसिकता रख रहे हैं, सोच, सोच। एक चीज याद रखिएगा दीपक जी, आपको आज मैं ये एक और नया चीज आपके साथ ऐड किया हूं। सोच भी फिफ्थ हाउस से ही देखा जाता है सर। ये बहुत गुरुओं ने मैंने बोलना चाहा सबको, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी थी। लेकिन वास्तव में आज मैं आपको बताता हूं, सोच फिफ्थ हाउस से देखी फिर से जाती है। पात्रा इंटेलेक्चुअलिटी तो देखी जाती है, पात्रा जी लेकिन फिर से थोड़ा सोच। बोलिए। बोलिए दीपक जी। हेलो। ये मेरे को समझ नहीं आया, फिर से थोड़ा दोहराइए। समझ में नहीं आया? हाँ। फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस का मतलब होता है, फिफ्थ हाउस समझ रहे हैं ना आप? पांचवा घर, पांचवा भाव। वहां से जैसे मैंने बोला सृजनशीलता देखी जाती है। तो इंसान का जो अंदरूनी सोच होता है ना, वहां से वो भी दिखा जाता है। फिफ्थ हाउस से ही देखा जाता है। और ये किसी भी कुंडली में यूज करके देख लेना, मेरी हर एक बात आपको सच नजर आएगी, आईनी की तरह। कभी भी अगर होरारी करते हो या कोई भी कुछ भी करते हो, तो किसी के सोच कैसा है अगर देखोगे तो फिफ्थ हाउस को उठा लेना। फिफ्थ हाउस के सब कास्फल सब लॉर्ड को पकड़ना, उसके इन द स्टार लॉर्ड एंड वगैरह वगैरह, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चलना, रूल्स चलना, उसके सोच समझ में आ जाएगा। ये मेरी रिसर्च है। चलिए आगे आगे चलते हैं। फिफ्थ हाउस जैसे, सिक्स्थ हाउस, इसके बाद छठा हाउस। अब छठा हाउस मतलब एक छोटा बच्चा को क्या चाहिए होता है? छोटा बच्चा अपना माँ के पास है, तो माँ के पास से उसको कभी कभार तो बाहर भागने की मन करता है ना। तो बाहर कहाँ भागता है? अपने मामा के पास, ननिहाल, है ना। तो कहीं और
माँ को लेके, तो माँ को लेके कहाँ जा सकता है? ननिहाल। लेकिन यही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसको पैसा का ऋण चाहिए होता है। अपना बिजनेस करेगा नया, तो उसको कर्जा चाहिए। कर्जा कौन देगा? यही 6 हाउस देगा। वो थोड़ा सा और बड़ा होता है, उसको पैसा खर्चा करना है, कौन करवाएगा? यही 6 हाउस करवाएगा, रोक देगा। सोचो सर, ये कालपुरुष किस तरह से अपने आप को बना के रखे हैं। आज हम लोग टोटल कालपुरुष की कुंडली के एवज में ही कुंडली को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम लोग ना तो कोई इंट्रोड्यूसिंग में, ना तो किसी बहुत डीप नॉलेज में जाने की कोशिश कर रहे हैं। जस्ट ऊपरी ऊपरी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मापक कैसा होगा एक कालपुरुष की कुंडली के एवज में हमारी कुंडली का। फिर आता है 7th हाउस। मैंने बोला था आपको, ये दूसरा हाउस जो होता है वो अपना फैमिली है। लेकिन वही इंसान जब बड़ा हो जाता है तब उसका जो फैमिली होता है वो फिर उल्टा ही हो जाता है। उसका फैमिली में आता कौन है? उसके स्पाउस। वो यही हाउस है सर। और एक दूसरे अपने सामने हमेशा रहते हैं, कंधे पे कंधा रख के भी चलते हैं और आंख में गरम सलाका दे के भी चलते हैं। धीरे धीरे खुद को मारते भी हैं और धीरे धीरे खुद को झिलाते भी हैं। ये है एक दूसरे का, ये 1 और 7 का रिलेशन। देखिए वही बचपन में, लेकिन वो बचपन में भी वो था मेरे साथ। बचपन में हम जस्ट अभी हम लोग ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा समय आएगा मैं आपको डेली बताऊंगा कि हम लोग डेली ये जो 12 हाउस आप देख रहे हैं, ये जो 12 हाउस आप देख रहे हैं, ये 12 हाउस हम लोग सुबह उठने के साथ साथ सोने के लिए जब हम जाते हैं, सोने के बाद भी ये 12 हाउस ही हमारी जीवन होती है। इससे बाहर हमारे कुछ औकात नहीं होता। आगे चल के जैसे जैसे हम लोग पढ़ते चलेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। डेली यही 12 हाउस ही हम जीते हैं। और ये 12 हाउस को अगर आप समझ जाएं पूरी तरह से, तो आपको जिंदगी में आपका वक्त कभी भी रुकेगा नहीं। और अगर बुरा वक्त आए तो आप खुद को इस तरह से संभाल लोगे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा हम किस तरह से अपने आप को पास करेंगे। सर, ये हो गया आपका स्पाउस का हाउस। अब स्पाउस जो है, समझिए 1 हाउस उसके एक एक्स्ट्रा, ये आपका हो गया जब बचपन में थे तब आपका ये टेक्निकल हाउस पढ़ाई का बहुत सारा है। जब आप युवावस्था में थे तो आपका ये इंडस्ट्री का हाउस है। लेकिन थोड़ा सा बड़े हो गए, आप शादी कर लिए, तो ये आपका ससुराल का हाउस हो गया। ससुराल का हाउस होने के बाद ये आपका पीड़ा का घर बन गया। एक एक स्टेज वाइज आता है। ऐसा नहीं कि 8वां हाउस मतलब शुरू से ही पीड़ा है, नहीं है। शुरू में ये हाउस पीड़ा नहीं देता। जब तक आप बच्चे हैं तब तक ये आपको पीड़ा नहीं देता। ये आपको टेक्नोलॉजिकली विभिन्न कई सारे मतलब विद्याएं हैं जहाँ पे ये पढ़ाता है। जैसे शादी होता है तो ये ससुराल बन जाता है, और ससुराल जैसे ही बनता है तो पीड़ा स्टार्ट हो जाता है। ये कुदरत का बनाया हुआ एक भंवर बोल सकते हैं, एक माया जाल बोल सकते हैं। ये माया जाल को डिकोड करने की पूरा पद्धति हम लोग सीखेंगे आने वाले 40-50 क्लास में, जो भी होगा। ये मायाजाल को ही समझना है। ये मायाजाल जिस दिन आप समझ जाएंगे उस दिन आप समझेंगे कि आप ही ब्रह्म है, ब्रह्म और कोई नहीं है। ब्रह्म मनुष्य ही है। फिर सर देखिए आगे 9th हाउस।
अब नाइन्थ हाउस मतलब थोड़ा सा समझने की यहाँ बहुत जरूरी है। आप एक बीज लगाते हैं, कोई भी एक जमीन, जमीन में एक बीज, मान लीजिए आप एक मटर का बीज लगा दिया, तो वो मटर के बीज में क्या आम निकलेगा, आम फलेगा? नहीं ना। वैसे ही अगर आप वहां पे कोई नीम का बीज लगा दिया, नीम का बीज वहां से कलेक्ट कर लिया, तो क्या नीम के बीज से वहां पे आपका मतलब क्या आम आएगा? नहीं आएगा। क्षेत्र तो पांचवा हाउस, ये फोर्थ हाउस है, जो भूमि, भूमि, लेकिन सीड ये है, बीज ये नाइन्थ हाउस है, जिसको हम लोग बीज बोलते हैं। जैसे मटर है, या कोई भी धान चावल माने वगैरह वगैरह, जो भी बीज है वो है नाइन्थ हाउस। और ये चौथा हाउस जो है वो है भूमि, भूमि। बीज जैसा भूमि में आप डालिएगा, वैसे आपका पैदावारी होगी। इसीलिए क्योंकि हम इंसान हैं, तो इंसान का बीज कौन होता है? उसके बाबा का, उसके पिताजी का शुक्राणु। इसलिए पिता का घर है। पराशरी ज्योतिष में इसको भाग्य का कारक भी बोला गया है। और पराशरी से बाहर तो है नहीं केपी। केपी तो पराशरी का एडवांस सेक्शन है। तो पराशर ने जो बोला वो तो केपी बोले ही है, केस के बोले ही है। उसके बाद कुछ और भी एडवांस उनके साथ उन्होंने जोड़ा है। तो ये पिता का घर भी है, ये भाग्य का घर भी है, ये गुरुओं का घर भी है, और ये बहुत सारी चीजों का आपको धीरे धीरे जब हम लोग माने क्लास एक से एक 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 हाउस पढ़ते चले जाएंगे, तो आपको और इन डिटेल्स मिल जाएगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। टेंथ हाउस, यहाँ आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को समझाना चाहूंगा या शेयर करना चाहूंगा, वो कालपुरुष की कुंडली के अनुसार या उसके सापेक्ष में, जो ये बहुत जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर, बड़े एस्ट्रोलॉजर, या जो न्यू कमर एस्ट्रोलॉजर, उनके लिए ये नया होगा। या आज तक किसी ने आप लोगों को ये वर्ड दिया ही नहीं होगा। ये कालपुरुष की कुंडली में ये आकाश है, टेंथ हाउस। आपके घर, आपका जो घर होता है ना, वो कौन सा फोर्थ हाउस होता है। उसका जो छत का ऊपरी वाला हिस्सा होता है, वो टेंथ हाउस होता है। इसको याद रखिएगा। ये आने वाले, ये एक, ये जो सूत्र दिए हैं, ये बहुत एडवांस जब आप पढ़ेंगे ना, तो ऐसा ऐसा जैसे घर में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होती हैं, बहुत मतलब भूत बाधा वगैरह वगैरह बहुत कुछ आता है। तो ये सूत्र याद रखिएगा एडवांस में, ये बहुत काम आएगा आपका। आपको ये डिकोड करने में कि ऐसा क्यों होता है और उसकी इलाज क्या होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, चलिए। हाँ, नहीं इसमें थोड़ा सा और टेंथ हाउस में डिटेल्स तो बाद में जाएंगे, थोड़ा कालपुरुष के एवज में चलें। कालपुरुष के एवज में अगर ये देखें कौन सा हाउस है, किसका हाउस है? शनि का हाउस है। शनि कौन है? दंड, आप लोग बोलेंगे दंड का कर्ता, न्याय का कर्ता, वगैरह वगैरह बहुत कुछ। मैं तो सिर्फ इतना ही बोलता हूं, हाँ, जो भी है सब सही है, लेकिन वो श्रमिक का सबसे बड़ा प्रतीक है। और अगर श्रम ना हो तो कोई भी नई चीज बन ही नहीं सकता है। आप लोग देखिएगा, मैं बार बार बोल रहा था ना कि ये सृजनशीलता है। आज चलिए इसको थोड़ा सा डिकोड तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन यहां से थोड़ा गिन के आपको दिखाते हैं। ये अगर सृजनशीलता है, देखिए एक
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। सृजनशीलता की छठा, जहां पे क्या बोलते हैं उसको, भुनाना, बैंकिंग, है ना। छठा हाउस बैंकिंग वगैरह का कारक होता है ना, जहाँ पे माल पानी है, या तो आपको मिलता है या तो दूसरे को मिलता है। ये सृजनशीलता को भुनाने वाला जगह है। आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, उस क्रिएटिविटी को आप कैसे भुनाएंगे। आप पिकासो बनेंगे या आप सचिन तेंदुलकर बनेंगे, ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपके ये 10th हाउस 5th हाउस के कनेक्शंस के, उसके कनेक्शंस के ऊपर। अच्छा, जस्ट इतना ही होगा। आगे फिर हम लोग इसको एक एक हाउस को बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, बहुत माइन्यूटली पढ़ेंगे। मैं समझता हूँ मैं आपको फ्री माने ये बेसिक में जो पढ़ाऊंगा, तो अच्छे अच्छे लोग एडवांस या प्रोफेशनल में भी शायद उतना नहीं दिए होंगे आपको। हम एकदम कंप्लीट इतना कोशिश करेंगे कि आप लोगों का ये पूरा पूरा का पूरा जानकारी हम ये बेसिक क्लास में दे दें। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारा चीज जो है एडवांस के लिए रहेगा या प्रोफेशनल के लिए रहेगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इतना छोटा नहीं है। इतना है, आज 34-35 साल पढ़ने के बावजूद भी आज तक मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है। 99% कॉन्फिडेंस है, 100 अभी तक नहीं हो पाया। सर चलिए फिर आगे चलते हैं 11। अब जब बचपन में होते हैं, बचपन में होने के बाद आपको सबसे पहले खेलने कूदने का साथी कौन होता है आपके घर में? सबसे पहले तो फैमिली, है ना। उसके बाद फिर नाना नानी वगैरह, ये फैमिली। उसके बाद फिर आदर्श फैमिली। लेकिन आप थोड़ा सा जब बड़े होते हैं, तो आपके संगति देने वाला कौन होता है? आपके फ्रेंड्स। आपके जो भी मन की इच्छाएं, उसकी पूर्ति करने वाला कौन होता है? आपके दोस्त। आपको अभी मान लीजिए सपोज आइसक्रीम खाना है, आप किससे बहुत मतलब हक से मांग सकते हैं? आपके दोस्त से। आपका जो रियल दोस्त है, उससे। वो आपको दोस्तों गाली भी देगा और आपको लाके वो आइसक्रीम भी दे देगा। दिस इज 11th हाउस। इसीलिए कृष्णमूर्ति जी इसको डिजायर फुलफिलमेंट का हाउस बताया, इच्छा की पूर्ति करने वाला घर बताया। मैं तो किस इसको और भी बहुत सारी चीजों में आपको बताऊंगा आगे चल के। अब सबसे मजेदार चीज आप समझिए, बचपन में तो आप यहाँ पैदा हुए थे। आप तो इतना घर पार करके आ गए ना दादा, इतने सारे घर पार करके आ गए, 11 घर। एवरेज अगर 12 साल भी मान लिया जाए तो कितना हो गया, हालत खराब हो गया। अब आप जाओगे कहाँ? इसके ठीक ऊपर, यहाँ आकाश से स्टार्ट हुआ, मोक्ष पाने का इच्छा स्टार्ट हो गई, यहाँ मोक्ष मिल गया। आइसोलेशन मोक्ष मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आ, क्या है वो, धार्मिक आलोचना पौराणिक बातें वो सब हमको मालूम नहीं। लेकिन यहाँ आइसोलेशन मिल जाता है। आपको ना अच्छा ही नहीं लगता है किसी दूसरे का, या जगत की विडंबना विचार, जितने भी लोगों का मतलब बहुत सारी ये होता है, वो आपको पसंद नहीं आता। आप एकदम फुलफिलमेंट, आप बोलते हैं हरि ओम नमः शिवाय, बैठ जाते हैं। कोई खाना दिया, घर वाले दिए तो दिए, नहीं दिए तो कोई दिए। अपने आप में आत्मसंतुष्टि इतना आ जाता है कि आप आइसोलेटेड होते हैं। तो ये जीवद्दशा में वही मोक्ष मानते हैं आप। मैं ये नहीं मानता हूँ कि मरने के बाद कोई मोक्ष है या नहीं, क्योंकि मैंने देखा नहीं।
हाँ, ये हमारे चूंकि शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलते, और हमारे परंपरा, हमारे सनातन शास्त्र में, वैद वेद में, वेद बोलिए चाहे उपनिषद बोलिए वेदांत बोलिए, इसमें तो सारे में सारे लिखा हुआ है। तो मैं उनको भी झुठला नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे औकात उतना भी नहीं है। तो इसलिए ये होते होंगे, लेकिन जो मानते हैं वो मानते हैं, जैसे मैं मानता हूँ। जो नहीं मानते वो मेरी और भी एक लॉजिक है, वो भी सुन ले, वो आइसोलेशन वाला लॉजिक। तो सर, ये माने, अगर अभी तक हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि हम जो एक मापक, एक परिमाप का एक मानदंड कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पानी ठंडा है या गर्म है, तो आपके पास एक नॉर्मल पानी होना चाहिए ना, एक मान तो होना चाहिए। ये कालपुरुष की कुंडली वो मान है, इसी के हिसाब से अपने को चलना। अब इसी के हिसाब से आगे चलेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, यहीं पे जरा सा उदाहरण यहीं पे प्रस्तुत करते हैं। ये कालपुरुष की कुंडली मैंने माना था। अब ये मान लीजिए किसी व्यक्ति का कुंडली। अब यहां देखिए, ये चूंकि पहला हाउस एसेंडेंट था, लग्न था, तो ये इसका जो है, ये कौन सा है, दूसरा हाउस है। तो दूसरा हाउस माने यहाँ पे जो हाउस आएगा वही असेंडेंट होगा, तो यहाँ पे जो हाउस आएगा वही असेंडेंट होगा। ये देखिए, ये इस हिसाब से इसका असेंडेंट आया। तो ये सिंपल सा चीज है सर। थोड़ा सा आप इसको देखें, आगे चल के हम लोग फिर कल का जो क्लास करेंगे, कल हम हाउस का बारे में कल पढ़ेंगे। कल सबसे पहले कोशिश करेंगे कि हम स्टार को ये कर लिया जाए। हाउस चूंकि इतना ही 12 ही हाउस है, 12 हाउस से ज्यादा कोई हाउस तो होता नहीं हमारे पास। और राशि, प्लैनेट्स और नक्षत्र, अगर ये नहीं जानेंगे तो हम केपी नहीं समझ पाएंगे। तो केपी को समझने के लिए अपने को राशि और खास करके नक्षत्र की अवस्थान जानना बहुत जरूरी है। चलिए, ये तो हम लोग बाद में भी इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आज थोड़ा सा नक्षत्र, क्योंकि नक्षत्र काल पढ़ेंगे हम लोग, तो नक्षत्र के बारे में थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। उसके फिर आगे कल हम इन डिटेल्स उसके पढ़ेंगे। सर, हमारे जो पुराने ज्योतिष है, ऋग्वेद की समय से स्टार्ट हुई है। ऋग्वेद के समय से वैदिक कालीन जितने भी मतलब हमारे मुनि या ऋषि वगैरह थे, तो उन्होंने 28 नक्षत्र का पर्यालोचना किया था। लेकिन महाभारत कालीन जब पराशर मुनि आए महाभारत की युग में, और पराशर के बाद उनका एक और भी परम शिष्य जैमिनी ऋषि आए, जो भृगु पराशर के बाद में आए। उन्होंने भी बहुत सारा जैमिनी सूत्र में काम किया है। तो उस समय में एक नक्षत्र को उन्होंने आउट कर दिया, पराशर जी को। वो है अभिजीत नक्षत्र। पहले हम लोग पढ़ते थे 28 नक्षत्र, हमारी परंपरा थी 28 नक्षत्र की। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका इत्यादि करके रेवती तक टोटल 28 नक्षत्र हुआ करता था। बीच में एक अभिजीत नक्षत्र हुआ करता था। लेकिन ये जो पूर्व भाद्रपद और रेवती के बीच वाला जो नक्षत्र है, उनको उन्होंने मिटा दिया। लेकिन अभिजीत मुहूर्त आज भी हम यूज करते हैं, क्योंकि ये दिन का सबसे शुभ घड़ी होता है। और वो मुहूर्त ऑस्पिशियस टाइम के कैलकुलेशन में अभिजीत मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब एडवांस केपी पढ़ेंगे तो ऑस्पिशियस टाइम निकालने का विधि सीखेंगे हम लोग।
कि हम जैसे कोई दुकान खोलेंगे तो उसका किस समय में हम उसका छड़ी काटेंगे, फीता काटेंगे, वगैरह वगैरह। ये जो सिस्टम होता है उसके बोलते हैं मुहूर्त, ऑस्पिशियस, शुभ मुहूर्त। शादी करेंगे तो किस समय करेंगे, किस मुहूर्त में करेंगे। तो ये एडवांस केपी में आएगा या प्रोफेशनल केपी में आएगा। ये ऑस्पिशियस मोमेंट या ऑस्पिशियस चीजों को समझने के लिए आज भी हमारे पास अभिजीत मुहूर्त को मान्यता दी गई है। लेकिन धीरे धीरे ये सब महाभारत कालीन का समय से हम 27 नक्षत्र ही पढ़ते हैं। कल इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, और ये नक्षत्र को बेस में कृष्णमूर्ति जी कैसे खुद को धीरे धीरे पुरानी पद्धति से नई पद्धति की ओर आगे चले गए, वो हम लोग सीखेंगे। और कृष्णमूर्ति जी चूंकि उच्छिष्ट गणपति जी का मतलब उनका आराधना करके उनको ये कृष्णमूर्ति पद्धति मिला था, ज्योतिष का पद्धति मिला था, नया आइडिया मिला था। इसलिए आज हम लोग कोशिश किए कि ये गणेश चतुर्थी के दिन अपना नया क्लास स्टार्ट कर दिया जाए। तो होपफुली आप लोगों को ये क्लास अच्छे लगे होंगे। जो भी है आ, और भी बहुत अच्छा। क्वेश्चंस करिए। आप लोगों का ये वीडियो देखते रहिए और उसको नोट डाउन करिए। देखिए आज जैसे हमने नोट डाउन करने के लिए आपको अभी से नहीं बोला, लेकिन कल से आप लोग एकदम पूरा पेन पेपर लेके रेडी होइएगा, क्योंकि कंप्लीटली आप लोगों को रेगुलर बेसिस में हम लिखवाते चले जाएंगे। तो सर आज के लिए इतना ही, ठीक है। जी सर। गुड नाइट सबको। जी सर सर। जी नमस्कार। नमस्कार अच्छा लगा बढ़िया नमस्कार। लगा। जी कोशिश कर रहा हूँ आप थैंक यू लोगों सो को मच थोड़ा सर। सा। जी बोलिए। जी जी। थैंक यू सो मच सर, बोला मैं नेपाल से हूँ। हाँ हाँ जी जी। मैंने बोला कि देखिए मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा अलग टाइप का जानकारी दिया जाए, क्योंकि देखिए मार्केट में केपी पढ़ाने वाले बहुत है ना। लेकिन हम कुछ जी खास सर। हैं तो वो आप कैसे समझ पाएंगे। तो कोशिश यही रही है, नहीं, रहेगी बोलिए, हमेशा, बहुत अच्छा कि है सर। कुछ अलग से जानकारी आप लोगों को दी जाए। और थोड़ा सा हम रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देते हैं। आप लोग थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दीजिए। ठीक है सर। कौन कौन है, सब चले गए हैं क्या, और 4 ही जन है। तो सर धर्मदेव। हाँ नहीं, वो तो आपको तो हम धर्मजीत देख रहे हैं। रतन जी हैं, अजय जी हैं, और मैं हूँ बस। ठीक है चलिए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे ये करेंगे। तो चलिए सर, आज के लिए गुड नाइट। गुड बात है नाइट सर। सर। गुड नाइट।